Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. And very, very good morning. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Sitaram. Sitaram. Jai Shri Krishna. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Shri Ram. Jai Ram. Jai Jai Ram. Shri Ram. Jai Ram. Jai Jai Ram. दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। देखिए थोड़ा सा कितना शानदार है। अगर मैं यहाँ पे राम के नाम को चेंज करके एक्स का नाम लिख दूं तो दूसरे धर्म वाले खुश हो जाएंगे। एक्स की जगह वाई का नाम लिख दूं तो तीसरे धर्म वाले खुश हो जाएंगे। सब कुछ वैसा ही रखना है, सब कुछ वैसा ही रखना है। जो राम शब्द है उसकी जगह आप एक्स नाम डाल दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइप के लोग खुश हो जाएंगे। वहां पे वाई लिख दीजिए, दूसरे खुश हो जाएंगे। जेड लिख दीजिए, तीसरे खुश हो जाएंगे। इसका मतलब बस यही सार है कि कुल मिला के सारा खेल नाम का है, बाकी सारी चीजें एक है, ईश्वर एक है ना, सिर्फ नाम का अंतर है ना। चलो आ जाओ, बड़ी कमाल की बात है। यही मैथ सिखाती है। मैथ्स कहती है नामों से परे जाइए। मैथ्स यही सिखाती है आपको कि नाम से परे चलिए, नाम में कुछ नहीं रखा है ना। ग्रुप थ्योरी इसी का नाम है, सिमेट्री का नाम है। कल हमने पूरे लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि ग्रुप थ्योरी कुछ और नहीं, उस सार का नाम है, उस गहराई का नाम है जो उसके अंदर होती है। हाँ, आज ग्रुप की 2 क्लासेस रहेगी। ग्रुप थ्योरी क्लास, ग्रुप थ्योरी मुझे ज्यादा क्लासेस चाहिए ग्रुप थ्योरी को पूरा करवाने के लिए। और बहुत, यहाँ पूरा कराना शब्द अच्छा नहीं है, एक्चुअली समझाने के लिए काफी क्लासेस मुझे चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि क्लास के अंदर स्पीड वैसे भी बहुत स्लो है, मैं वैसे ही बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, तो मैं उसको, वो नेचुरल स्पीड है मेरी, मैं चेंज नहीं करना चाहता। तो मेरी क्लास की जो अंदर की स्पीड है वो बनी रहे, तो उसके लिए मुझे कोर्स भी टाइम पे कराना है, तो मैं क्लासेस की संख्या बढ़ा दूंगा। और यही मैंने लास्ट टाइम भी किया, आप लोगों को पता है जो जुड़े हुए हैं। तो क्लास की संख्या बढ़ा दूंगा, क्लास के अंदर की स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा। क्लास के अंदर की स्पीड वही चलेगी और क्लास की संख्या बढ़ जाएगी। तो आज हमारी 2 क्लासेस रहेगी, तो सुबह 8:30 बजे और एक शाम को 4:30 बजे, दोनों ही क्लास ग्रुप थ्योरी की है। और दोपहर वाली क्लास सीनियर सेकेंडरी की रहेगी। ठीक है, तो चलो आ जाओ सभी, सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका मंगलमय रहे, शानदार रहे और बेहतरीन आउटपुट आज के दिन से आए। शुरू करते हैं। कल का लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये ग्रुप थ्योरी का सेकंड लेक्चर है। अगर नहीं देखा है तो आप जाके लाइव क्लास वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ऊपर ऊपर आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी, वहां पे आप ग्रुप थ्योरी का जो कल वाला लेक्चर था जिसमें मैंने बेसिक समझाया था कि एक्चुअली ग्रुप थ्योरी होती क्या है, क्यों जरूरी है, जो मोटिवेशन था वो मैंने कल करवाया था। तो आप लोगों ने अगर क्लास देख ली है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखी है तो ग्रुप थ्योरी लेक्चर 1 के नाम से वो जाके देख लेना। ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी, हमें कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। छोटा छोटा कुछ सामान है जिसको हम पहले इकट्ठा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं समुच्चय के ऊपर। हमें 2 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पहले जानना होगा। एक का नाम है समुच्चय, एक का नाम है संक्रिया, है ना। एक का नाम है समुच्चय। देखिए ग्रुप थ्योरी बहुत स्लो चलेगा, उसका बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे सवाल इसमें से आते हैं पेपर में। आप पूरे भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, ग्रुप थ्योरी से अच्छे खासे सवाल आते हैं। अगर अभी बात करूं, मैं डीएसएसबी की बात करूं तो पिछली बार 10 सवाल थे ग्रुप थ्योरी से। 10 सवाल मायने रखते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने बताया कि बड़ा फंडामेंटल टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, तो सवाल पूछे भी जाने चाहिए। मजा भी आता है, पढ़ने का भी मजा आता है, पढ़ाने का मजा भी आता है, और सवाल करने का भी आनंद अलग ही है। तो बढ़िया है, इसको अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका मैथ्स का जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। पहली है समुच्चय की। आपके मैसेजेस बंद है, आप जो भी मैसेज करेंगे सिर्फ मुझे दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। इसलिए टेंशन ना लीजिएगा कि मेरे मैसेज, आपके मैसेज मेरे तक सीधा आ रहे हैं, ठीक है। बस बीच में कोई नहीं है, आपके और मेरे बीच में अब कोई नहीं है। आप जो भी मैसेज करेंगे वो सीधा मैसेज मेरे पास आएगा। और बाकी जो प्राइवेट चैट है वो बंद है, जो पब्लिक चैट है वो बंद है, प्राइवेट चैट ओपन है। मतलब आप और मैं सिर्फ 2 ही जने हैं, यूं समझिए। बाकी क्लास में कोई और है ही नहीं। तो जो भी आप मैसेज करेंगे वो सिर्फ मैं देख पाऊंगा और आप मुझे देख ही पा रहे हैं। तो दोनों साइड से 1-1 कनेक्शन हमारा है ना। राधे राधे सभी को। चलो आ जाओ समुच्चय के ऊपर आते हैं। देखिए समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का सीधा सीधा
तरीका ये होता है कि आपने अवयव लिए हैं बहुत सारे और उनको एक जगह इकट्ठा कर दिए। अवयव हैं, उनको आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया, यानी यूँ बोलिए अवयवों का संग्रह है, अवयवों का संग्रह। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट इसमें जो कुछ चीजें हैं उनके बारे में क्लियर करते हैं। सबसे पहले अवयव, अवयव क्या होते हैं? देखिए अवयव कुछ भी हो सकता है। अवयव, हाथी को भी अवयव बोलेंगे, जैसे हम हिंदी में नॉर्मली किसी चीज को चीज बोलते हैं, चीज में सब आ जाता है। जिसको हम नहीं जानते, जिसका नाम हमें नहीं पता होता, तो हम यही पूछते हैं इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं। यानी जो चीज वर्ड है वो हमारी गणित, हमारे आमतौर पर जो बोलचाल है उसका एक कॉमन शब्द है। जब आप किसी भी का नाम नहीं जानते, किसी चीज का नाम नहीं जानते, तो आप उसको चीज कह के पुकारते हैं। किसी भी चीज का नाम जब आप नहीं जानते तो आप उसको चीज कह के पुकारते हैं। ये चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं। तो इसका मतलब है दुनिया की हर चीज एक चीज है। फिर उसका बाद में उसका और नाम रख दिया गया, किसी को बाल्टी कह दिया, किसी को टब कह दिया, किसी को मोबाइल कह दिया, वो बात के नाम है, कॉमन नाम है चीज। तो वैसे ही गणित के अंदर सब चीजों का कॉमन नाम होता है अवयव। बिंदु भी अवयव होता है, संख्याएं भी अवयव होती है, अल्फाबेट जो अंग्रेजी के होते हैं ए बी सी डी वो भी अवयव है, हिंदी के अल्फाबेट वर्णमाला के अक्षर क ख ग वो भी अवयव है, आपकी मैट्रिक्स वो भी अवयव है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी अवयव है, आप खुद भी गणित के लिए एक अवयव है, आप खुद भी गणित के लिए एक अवयव है, हाथी भी अवयव है। ठीक है, ग्रह, तारे, नक्षत्र जो कुछ भी है गणित की भाषा में वो अवयव कहलाता है। तो अवयव का अर्थ नंबरों से नहीं होता। ये बहुत छोटा रूप हो जाएगा कि अगर आप बोलें कि अवयव मतलब नंबर, नहीं, अवयव मतलब नंबर नहीं, अवयव का मतलब हर चीज, जिसको आप चीज बोलते हैं गणित में उसको अवयव बोलते हैं। हमने बस हिंदी के नाम को बदल दिया है, जैसे हिंदी में चीज बोल रहे थे, गणित में उसको अवयव बोलते हैं। तो अवयव से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ नंबरों का खेल नहीं है। मैंने समझाया था कि ग्रुप थ्योरी जो है वो नंबरों से परे है। ऑब्वियसली बात है, आप नंबर पढ़ते हैं, नंबर बीच में आएंगे, ये जरूरी है, क्योंकि नंबर हमें ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। नंबर जो है वो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। इसका मतलब नंबरों के जरिए समझाने का तरीका है वो। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप ही नंबर है ना। नंबर सिर्फ समझाने का तरीका है, आसानी से समझ में आ जाता है, चीजें आसानी से समझ में आ जाती है जब आप नंबरों में बात करते हैं तो। बस इसीलिए हम नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये हम बंद नहीं जाते कि ग्रुप में जो भी अवयव होगा वो सिर्फ नंबर होगा, नहीं। उनमें हाथी भी हो सकते हैं, गधे भी हो सकते हैं, गधे भी हो सकते हैं, घोड़े भी हो सकते हैं, बकरियां भी हो सकती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब अवयव के रूप में हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी पसंद के अवयवों का संग्रह कर लेना है। संग्रह मतलब इकट्ठा कर लेना है। जैसे भेड़ बकरियों को इकट्ठा करते हैं ना, वैसे आपको इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, इकट्ठा करने के लिए आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मंझले ब्रैकेट्स का, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। आप चाहो तो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड पे चलोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। स्टैंडर्ड ये है कि दो मंझले ब्रैकेट का चिन्ह लगा दीजिए, ताकि ये संग्रह को प्रतीक करेगा कि वो अवयव जो है वो आपने संग्रह कर लिया। जब आप एक अवयव को लिखें तो कोमा दे दीजिएगा। जैसे पहला अवयव जो भी आप लिखें, कोमा कर देंगे तो वो अलग हो जाएगा। फिर दूसरा अवयव आ जाएगा कोमा, फिर तीसरा अवयव आ जाएगा कोमा, एंड डैश डैश डैश। तो कोमा का जो चिन्ह है वो आपको अलग अलग करेगा, वो आपको अलग अलग करेगा। तो एक कोमा का चिन्ह देंगे तो एक अवयव हो गया। कोमा जैसे लग जाए समझ जाओ दूसरा अवयव शुरू हो गया। कोमा लग जाए मतलब तीसरा शुरू हो गया, कोमा लग गया चौथा शुरू हो गया, एंड सो ऑन डैश डैश डैश। इस तरीके से आपका चलेगा। तो नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो अवयवों का संग्रह, लेकिन अब अवयवों का संग्रह करते समय हमें एक बात बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि कौन समुच्चय में है और कौन समुच्चय में नहीं है। इसको सही ढंग से बताना होता है कि आपने क्या लिया है और क्या नहीं लिया है। कोई भी चीज अगर हम नहीं लाएं तो हमें कैसे पता चले कि वो समुच्चय में है या नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका नियम बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप एकदम तुरंत बता सकें कि ये समुच्चय के अंदर आएगी या नहीं आएगी। तो इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रूल बुक। आपके पास एक वेल डिफाइंड रूल होना चाहिए। इसमें एक वर्ड हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस, वो है वेल डिफाइंड रूल।
सुपरिभाषित नियम, आपको एक बहुत सुंदर और सुपरिभाषित, जिसमें किसी को कंफ्यूजन ना हो, सबको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा आपको एक नियम बनाना होगा। जिसमें किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, जिसमें किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, ऐसा एक परफेक्ट रूल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बनाया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह, तो किसी को भी डाउट नहीं है कि कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, कौन नहीं होते। हर कोई देख के बता सकता है कौन समुच्चय के अंदर होगा और कौन समुच्चय के अंदर नहीं होगा। आप आराम से देख के इसको बता सकते हैं कि कौन समुच्चय के अंदर है और कौन समुच्चय के अंदर नहीं। वेल डिफाइंड, इसको वेल डिफाइंड मतलब किसी को कंफ्यूजन ना हो, मुझे नहीं, किसी को भी कंफ्यूजन ना हो ये बताने में कि कौन अंदर है कौन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या टू यहां है या नहीं है, टू जो है वो इस समुच्चय में है या नहीं है, टू इस समुच्चय में है या नहीं है, तो आप बड़े ही आराम से बता पाएंगे हाँ सर नहीं है। मैं पूछूं क्या एल इस समुच्चय में है या नहीं है, तो आप फटाक से बता देंगे हाँ है। तो इतना स्पष्ट होना चाहिए आपको कि आपको एकदम क्लियरिटी हो, एकदम क्लियरिटी हो कि भाई कौन समुच्चय के अंदर है और कौन नहीं है। इसे कहते हैं सुपरिभाषित होना। सुपरिभाषित होना कोई बहुत बड़ा बड़ा वर्ड नहीं, सिर्फ इतना है कि आप किसी भी अवयव को देख के मुझे ये बता सकें कि वो समुच्चय में है या नहीं है। जैसे घर में कोई आता है पूछता पापा घर पे हैं, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं है या नहीं है। तो बस उतनी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, पापा घर पे है या नहीं है। तो समुच्चय के अंदर है या नहीं है या नहीं, यही विज्ञान है। ये आप आराम से बता पा रहे हैं बिना किसी डाउट के, किसी एक दूसरे का मुंह देखना पड़ रहा है कि यार बोलूं या नहीं बोलूं, है या नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका नियम बहुत सुपरिभाषित है। अच्छा, अब आप लग रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बड़ी बात कैसे नहीं है। चलो एक दूसरी बात कर लेते हैं। अब मैं ये बनाऊं सर्वश्रेष्ठ राजनेताओं का संग्रह, एक समुच्चय है जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ राजनेता है उनका नाम लिखा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ राजनेताओं का संग्रह है, जितने भी सर्वश्रेष्ठ अभी तक बेस्ट पॉलिटिशियंस रहे हैं उनके नाम इस समुच्चय में, उनके नाम इस समुच्चय में। अब आता है मामला फंसता है कैसे। अब मैं लेके आया मोदी जी को, ठीक है, और पूछूं क्या मोदी जी इसमें है या नहीं है, मोदी जी इसमें है या नहीं है। मोदी जी इसमें है या नहीं है। अब यहाँ पे मामला फंसेगा। जो कांग्रेस विचारधारा का है या एंटी बीजेपी है, उसको कहेगा नहीं मोदी नहीं है, बाकी सब है, मोदी जी नहीं है, मोदी जी ने किया क्या है। ऑब्वियसली बात है। लेकिन वही जो बीजेपी प्रो बीजेपी है, बीजेपी का सपोर्टर है, वो कहेगा नहीं मोदी जी तो पहले हैं, आज तक ऐसा कोई राजनेता हुआ ही नहीं जो मोदी जी के बराबर है, तो मोदी जी सबसे आगे हैं। तो अब क्लियर करो मोदी जी है या नहीं है। तो अलग अलग बोर्ड बन जाएंगे, कोई कहेगा नहीं मोदी जी नहीं है, कोई कहेगा नहीं मोदी जी ही पक्के हैं। तो यहाँ पे शुरू होगी कंफ्यूजन। यहाँ पे ये बता पाना मुश्किल है कि मोदी जी है या नहीं है। कुछ जनों से सुनोगे तो वो कहेंगे नहीं है, कुछ कहेंगे कि है। इसका मतलब है कि हम एक मामले में फंस गए हैं, ऐसी जगह फंस गए हैं जहां हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि अंदर है या नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसा नियम मत बनाइएगा जो विवादास्पद हो, जो विवादास्पद हो। सुपरिभाषित होने का मतलब है विवादों से परे। ऐसे नियम जो भी आप समुच्चय बनाए, जो संग्रह बनाए, उसके नियम इस तरीके से हो कि वो सबके लिए एक जैसे हो, मतलब अपनी राय के हिसाब से वो बदलते या कम ज्यादा ना होते हो, है ना। खिलाड़ियों में भी ऐसा ही होता है। आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई होगा।
तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो नियम ऐसे मत बनाना जो कंफ्यूज करे, जिससे आपका संग्रह जो है वो डाउटफुल हो जाए। तो बस यही चीज करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं। तो मैंने जो कहा था कि समुच्चय कुछ और नहीं, वेल डिफाइंड रूल है, आपको सही से परिभाषित करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि भाई विवाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगे ना फैले, किसी प्रकार की लड़ाई ना हो, शांति से काम निपटे और हर आदमी की राय एक ही हो, हर आदमी की राय एक ही हो, अलग अलग ना हो। इस तरीके से रूल को थोड़ा ठीक से बताइएगा। फिर अवयव कौन है, जैसे इसमें राजनेता अवयव है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है वो अवयव है, किसी में हाथी अवयव होंगे, किसी में घोड़े अवयव होंगे, किसी में व्यक्ति अवयव होंगे, किसी में कोई और चीज अवयव होगी। संग्रह का मतलब ही हमने उनको इकट्ठा कर दिया, वो जितने भी होंगे उन सबको इकट्ठा करके, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, ये समुच्चय कहलाता है। तो ये हमारे समुच्चय हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं समुच्चय से आगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है समुच्चय का निरूपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं समुच्चय नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ग्रुप में जितना समुच्चय आपको चाहिए उतना करा रहा हूँ। बाकी अभी जब समुच्चय आप दोपहर की क्लास में पढ़ेंगे तब और उसमें दोबारा से बात करेंगे सारी चीजों की। तो आ जाओ वापस से। समुच्चय का निरूपण ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है लिखना, लिखना है ना। रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका अर्थ होता है लिखना। कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब शुरुआत की बात करें, मानव सभ्यता जब शुरू हुई थी, तो ऑब्वियसली बात है हर चीज मौखिक में पहले आ गई होगी, पहले मौखिक में आई होगी, फिर उसे कागज पे या जमीन पे या फर्श पे या दीवारों पे उतारने की जरूरत पड़ी होगी। आपने पहले दिन से उतारना शुरू नहीं किया होगा, पहले मौखिक रहा होगा, पहले मौखिक रहा होगा, फिर आपको लगा कि आप भूल रहे हैं, आप याद नहीं रख पा रहे हैं, तो आपने फिर लिखने की प्रवृत्ति को इजाद किया होगा कि लिखा कैसे जाए। तो इसका मतलब है कि चीजें मौखिक जो है या दिमाग में पहले आई है, समय रहा है, फिर उसके बाद में आपको लिखने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, क्लियर है ये बात। जैसे एक है, एक पहले आया होगा, जो आपके दिमाग वाला एक है वो पहले आया होगा, फिर उसको बोर्ड पे उतारने के लिए अब जो एक है जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिमाग में चल रहा है, फिर उसको उतारने की जरूरत पड़ी होगी, तो आपने कोई चिन्ह दिया होगा कि ये एक है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ समझना है बेटा, ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। कई लोग भ्रम कर देते हैं, ये एक नहीं है, ये एक का संकेत है, एक नहीं है, एक का संकेत है। बात समझ रहे हैं, ये एक नहीं है, ये एक का संकेत है। ये दो नहीं है, ये दो का संकेत है। दो होना और दो के संकेत में फर्क है। जैसे रेड लाइट है वो स्टॉप का संकेत है, रेड लाइट स्टॉप होने का संकेत है। इसका मतलब नहीं आपने घर में रेड लगा लोगे तो रुके रहना, चलना नहीं है। तो वो संकेत को समझो, उसको संकेत जितना ही भाव दो, उससे ज्यादा मत दो। ये सब संकेत है और अलग भाषाओं में इनके अलग संकेत है। अगर हम हिंदी में जाएं, हिंदी में जाएं तो हमें चार का संकेत, अगर देवनागरी लिपि में जाएं तो हमें चार का संकेत कुछ और मिलता है, अगर रोमन में जाएं तो हमें चार का संकेत कुछ और मिलता है। अगर ये चार होता तो बदल थोड़ी सकता था, ये चार होता तो बदल थोड़ी सकता था। ये चार नहीं है, चार का संकेत है और हर भाषा अपने अपने तरीके से उसको लिख सकती है। हर भाषा, अगर देखें भारत में 22 भाषाएं चलती हैं, तो अलग अलग भाषा उसको अलग अलग तरीके से लिखती है, अलग अलग भाषा उसको अलग अलग तरीके से लिखती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चार बदल गया, चार नहीं बदला, चार तो चार ही रहेगा, उसका संकेत बदल रहा है, जो आपने संकेत बनाया वो बदल रहा है। ठीक है ना। कल से आप जो स्टॉप लाइट है वो रेड की बजाय अगर आप ब्लू कर दे या कोई और कलर की कर दे, तो कल से वो संकेत हो जाएगा, कल से रुकने का प्रतीक चिन्ह कुछ और हो जाएगा, है ना। कल कुछ ज्यादा हो जाएगा, कल वो दूसरी लाइट वाली जाएगी, कल आप पिंक कर देंगे उसको, वे पिंक लाइट जो है वो रुकने का प्रतीक होगा, तो हम पिंक लाइट पे रुकने लग जाएंगे। समझ गए बात। तो संकेत को समझिए, वो सिर्फ संकेत है, पकड़े मत पकड़ लेना कि ये वन है, ये टू है, नहीं ये वन टू नहीं है, आप अलग समझ रहे हैं इसको। तो ये सिर्फ संकेत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये संकेत है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो समुच्चय है उसका भी संकेत हो, क्योंकि सोच तो पा रहे हैं कि भाई क्या सुपरिभाषित अवयव है
उनको इकट्ठा करना है, वो समुच्चय कहलाएगा। लेकिन सोचना कॉपी पे भी तो उतारना पड़ेगा। तो कॉपी पे उतारने के लिए हमने इसके 2 तरीके अपनाए हैं। समुच्चय को कॉपी में उतारने के लिए हमने 2 तरीके अपनाए हैं। एक को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, एक को कहते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म या रोस्टर रूप, निर्माण रूप। निर्माण रूप, सेट बिल्डिंग फॉर्म। अच्छा, कोई ये सोचे कि 2 ही तरीके होते हैं? जवाब है नहीं, और भी हो सकते हैं। आप अपनी इच्छा से और बना सकते हैं, आप अपनी इच्छा से और भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो टेंशन ना लीजिए, ये ना सोचिएगा सिर्फ 2 ही होते हैं, बिल्कुल 2 ही नहीं होते, बहुत सारे और रूप हो सकते हैं। कुछ आप अभी बैठ के भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये बात दे, जैसे 4 है, 4 को लिखने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। जो आप इसको 4 कहते हैं, ये एक तरीके का संकेत है, रोमन में अलग प्रकार का संकेत है, चाइनीज में जाएंगे तो वहां कुछ और मिलेगा, तमिल, तेलुगु, मतलब अलग अलग भाषाओं में जाओगे तो आपको 4 को लिखने का अलग अलग तरीका मिलेगा। और आप अभी बैठे बैठे 4 का नया संकेत भी तैयार कर सकते हैं कि मेरे लिए 4 ये होगा, मेरे 4 का संकेत ये होगा, और मेरे 3 का संकेत ये होगा। 3 मैं ऐसे लिखूंगा, 2 मैं ऐसे लिखूंगा, 1 मैं ऐसे लिखूंगा, और 5 मैं ऐसे लिखूंगा। ये लो, ये अमित लिपि कहलाती है। अमित लिपि में ऐसे लिखा जाता है, 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को ऐसे लिखा जाता है, 5 को ऐसे। तो ये एक प्रकार की और लिपि मैंने बना दी। तो अभी भी क्या 1 बदला? नहीं, वो संकेत है, वो संकेत है। तो आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ संकेत है ना? इनको इतना भाव नहीं देना है। ये बदलते रहेंगे, जैसे नाम है, नाम बदलते रहते हैं। कभी किसी का नाम रामलाल निकाल दो, कल मोहनलाल निकाल देना, अखबार में छपवाया, आज से राम जी मोहन जी हो गए, कल मोहन जी श्याम जी हो जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? आदमी नहीं बदला ना, आदमी तो वही रहा, तो सेम वही 1 तो 1 ही रहेगा। चाहे किस भाषा में आप क्या बदलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही समुच्चय को हम लिखने का तरीका अपना रहे हैं। 2 फेमस तरीके हैं, ये पॉपुलर तरीके हैं जो ज्यादातर किताबों में चलते हैं। तरीके और भी हो सकते हैं, फेमस तरीके उनकी बात हो रही है। और अधिकतर आप किताबों में फेमस तरीकों की बात करते हैं। जो 4, ये वाला 4 है, ऐसे याद है कि ये वाला रोमन वाले भी 4 है, ये यूज तो नहीं करते आप। ये क्यों यूज करते हो? क्योंकि जो फेमस होता है वो चलता है, जो फेमस होता है, जो पॉपुलर होता है वो चलता है, जो पॉपुलर कम होता है वो धीरे धीरे पीछे होता चला जाता है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्लेसमेंट नहीं है उसका, वो रिप्लेसमेंट ही है। जैसे आज मोबाइल को देखिए, कंप्यूटर को देखिए, कंप्यूटर में 3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। विंडो भी चलता है, लाइनेक्स भी चलता है, और मैक भी चलता है। 3, आपका कंप्यूटर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, विंडो, लाइनेक्स और मैक। लेकिन हम तो विंडो यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि विंडो ही एकमात्र है, और भी हैं, लेकिन वो कम पॉपुलर है, वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो सेम बस वही बात है, चीजें और भी बहुत सारी हो आ जाते हैं रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में आप क्या करते हैं, एक एक अवयव को अलग अलग करके लिखते हैं सारे, इसीलिए इसको अवयव रूप भी कहते हैं। अवयव रूप भी कहा जाता है इसमें। इसमें हर एक अवयव को आप इस तरीके से लिखते हैं, ए बी कोमा सी, जितने भी अवयव होते हैं सबको लिखते हैं आप, जितने अवयव होते हैं सबको लिखते हैं। अगर बहुत हो गए तो फिर डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। कोशिश आप यही करते हैं कि सबके नाम लिखें, जैसे स्कूल का रजिस्टर होता है उसमें सबके नाम होते हैं, हर बच्चे का नाम अलग 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 लिखा हुआ होता है। तो वो रोस्टर रूप है, वहां पे बच्चों का जो संग्रह है, जो आपकी क्लास है 6 7 8 9 जो भी क्लास है, उस क्लास में जो भी बच्चे हैं रजिस्टर में, उन सबका नाम आता है, सबका। ठीक है। लेकिन फिर एक रूप होता है जिसको कहते हैं निर्माण रूप, सेट बिल्डिंग फॉर्म। लेकिन क्लास में बच्चों के नाम रजिस्टर में डालना, लेकिन हम उसे क्लास 6 बोलते हैं, क्लास 6 बोलते हैं, क्योंकि फिर हमें क्या एक एक बच्चे का नाम नहीं बोलना था पूरी। जब कभी एक साथ बोलना होता है तो हम बोलते हैं क्लास 6 के विद्यार्थी, क्लास 6 के विद्यार्थी। बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। अब आप क्लास 6 के एक एक विद्यार्थी का नाम बोलेंगे, राम मोहन सोहन ये वो, बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा उनको सबको एक सिंगल नाम दे दो, क्लास 6। जैसे भारतीय, एक एक आदमी का नाम लेना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, उन सबको रैप करके एक नाम दे देते हैं, वो बात एक ही है। उसमें विद्यार्थियों के नाम बोलो, चाहे उसको क्लास 6 बोल दो, क्लास 6 भी वही है, उन विद्यार्थियों के नाम से जो बन रहा है वो भी क्लास 6 है। तो क्लास 6 विद्यार्थियों के नाम बराबर क्लास 6, दोनों एक ही। क्लास 6 किसे कह रहे हो आप? क्लास 6 किसे कह रहे हो? उन्हीं बच्चों को तो कह रहे हो। तो आपने एक छोटा नाम रख दिया क्लास 6। निर्माण रूप में यही होता है, आप चीजों को
पैक करके एक निर्माण बना देते, नियम बना देते हैं। क्लास 6, क्लास 7, भारतीय, राजस्थानी। राजस्थानी कौन है? जो राजस्थान में रहता है। एक एक का नाम बोलो या राजस्थानी बोल दो, बात तो एक ही है। तो आपने क्या किया, सबको पैक करके एक सिंगल नाम में डालने की कोशिश की। इसी को कहते हैं निर्माण रूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में हम एक समुच्चय ले लेते हैं जिसमें है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड डैश डैश डैश। ये तो आप देख सकते हैं कि ये सम संख्याएं हैं और सम में भी प्राकृत सम संख्याएं हैं। तो निर्माण रूप में आप इसी चीज को एक एक करके ना लिख के आप निर्माण रूप में लिख देते हैं कि भाई ये समुच्चय है किन का? नेचुरल नंबरों का। एन का मतलब एन फॉर नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपका समुच्चय एक्स का है और एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। कौन से नेचुरल नंबर है? वो सारे नेचुरल नंबर। एक्स इज इवन, एक्स सम है, नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में भी क्या है? सम है। तो यही बात यहाँ पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने? नियम बताया, आपने ये नहीं बताया, बना के नहीं दिखाया कि इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। आपने इस तरीके से नहीं बताया। जैसे मैंने बताया, आपने भारतीय बोल दिया, उस एक ही बात है, वो एक ही बात है। 140 करोड़ वो भारतीय ही है। तो बात को हमने क्या किया, हमने एक बांध कर, एक पैक करके एक नियम बनाने की कोशिश की, जिसको निर्माण रूप कहते हैं। ये रूप बहुत काम आता है जब संख्या बहुत बड़ी होती है। जब बहुत बड़ी संख्या में आपके पास अवयव होते हैं तो आप इस रूप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें आप तरीका बताते हैं कि इसमें कौन है और कौन सा नहीं है। शर्तें बताते हैं, निर्माण बताते हैं, नियम बताते हैं कि भाई इस नियम को जो भी पूरा कर रहा है वो इसमें है, और जो नियम को पूरा नहीं कर रहा वो नहीं। यहाँ पे आप नियम बताते हैं। रिपीट कर रहा हूँ फिर से दोबारा, यहाँ पे आप अवयव बना के नहीं दिखाते, कौन कौन है ये नहीं बताते, आप नियम बताते हैं कि भैया ये नियम देख लो, इन नियमों को जो पूरा कर रहा है वो यहाँ है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं है। आप एक अवयव को उठाएंगे, जैसे एक अवयव को ले लिया, मान लो 5 आया, 5 को लिया, 5 को ले जाके आपको चेक करवाना है। तो पहली शर्त है कि वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो पहले फिल्टर से पास हो गया, पहले फिल्टर से पास हो गया कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर है। फिर दूसरे पे ले गए, दूसरे फिल्टर से पास कराया, दूसरे फिल्टर ने मना कर दिया कि इवन होना चाहिए, 5 इवन नहीं है, 5 सम नहीं है। तो हम जवाब दे देंगे कि ये जो समुच्चय है, सपोज कर इसका नाम ए है, तो हम कह देंगे कि 5 जो है वो ए समुच्चय का अवयव नहीं है। 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 ए से बिलोंग नहीं करता है। ये होता है तरीका। तो निर्माण रूप में वो अवयव बना के नहीं देता आपको। और बहुत बार आप जो है ना, जैसे मैंने समझाया भारतीय वाला, आप 140 करोड़ लोगों के नाम नहीं ले सकते। आप 140 करोड़ लोगों का नाम नहीं ले सकते, बेहतर है भारतीय, है ना। पूरा विश्व, सारे देशों के नाम 201 है, 201 देशों के नाम लेना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो हम विश्व नाम रख दिया, सबको मिला के विश्व नाम रख दिया। तो ये हम नाम इस तरीके से बनाते हैं, नियम बना देते हैं। फिर नियम को समझ जाओ, वो जो नियम बना है ना उसको समझ जाओ तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, क्लास में दिक्कत आ रही है क्या किसी को? मुकेश कह रहा है किसी को परेशानी आ रही है? बाकी लोग, बाकी भाई लोग? ठीक है, फिर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, अगर क्लास अटक रही है। मैं मेरे नेट की स्पीड चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्लो नेट की वजह से ऐसा हो रहा हूँ।
ठीक है, कोई नहीं, अब मैंने नेट चेक किया, अलग दूसरा कर लिया, आप देख लो। हो सकता है नेट कई बार स्लो हो जाता है बीच में, तो दिक्कत आ जाती है। अभी मैंने जो नेट है वो चेंज किया है, दूसरे पे ब्रॉडबैंड पे सेट किया है। अब देखो, हाँ अब देखिए क्या आवाज आ रही है। हाँ देखो, अभी अब देखो, अब ठीक है। अभी प्रॉब्लम है। हाँ देख लो, 2 मिनट अभी रुक जाते हैं। अगर सब साफ से हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ, दोबारा आते हैं फिर। तो निर्माण रूप का जो इंपॉर्टेंस है वो है कि चीजों को आप निर्माण में लिखते हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जाके चेक करना होता है कि वो जो अवयव है, कोई भी अवयव इसमें है या नहीं है, वो शर्तों को जरूर पूरा करेगा। जो यहाँ होगा, यहाँ जो भी होगा वो शर्तें होंगी, यहाँ अवयव नहीं लिखे हुए होंगे। इन शर्तों को पूरा करने वाले सारे बंदे यहाँ होंगे। यहाँ शर्तें लिखी जाती है, अवयव नहीं लिखे जाते। यहाँ पे अवयव लिखे जाते हैं, शर्तें नहीं लिखी जाती। तो इसको आपको शर्तों में बदलना पड़ेगा और इसे अवयव को बदलना पड़ेगा। तो दोनों ही रूप अलग अलग तरीके के। एक है जिसमें सारे अवयव लिखे हैं, कोई शर्त वर्त नहीं है, जितने अवयव है सब लिख दिए जाते हैं। एक है जिसमें अवयव नहीं लिखे जाते, शर्तें लिखी जाती है। आप खुद पहचानो कि कौन है और कौन नहीं है, और दोनों में अलग अलग फायदे हैं। जैसे मैंने एक कह दिया भारतीय, अब कौन कौन भारतीय है आप खुद पहचानो। एक है जिसमें 140 करोड़ भारतीयों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें सबके नाम लिख दिए, तो उसमें वो चीज है। एक में अच्छी चीज है कि एक में भारतीय कह दिया, आप खुद ढूंढो भारतीय कौन कौन है। तो यहाँ पे ऐसा ही काम करते हैं, ये निर्माण रूप वाले नियम बना के लिख देते हैं। अब आपको नियम देखना है, जो नियम को पूरा कर रहा है वो यहाँ है, जो नियम को पूरा नहीं कर रहा है वो ना है। तो ये निर्माण रूप की खास बात होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ, अगले चीज पे आते हैं। एक और है जिसका नाम है रिक्त समुच्चय, जिसे नल सेट या इम्पटी सेट कहते हैं, या वॉइड सेट। कई बार आपका समुच्चय ऐसा होता है ना, कई बार आपका समुच्चय ऐसा होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता, पूरा समुच्चय खाली होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता। कोई भी अवयव नहीं होता, कोई भी अवयव नहीं होता, नाम से ही है नल या एम्प्टी, जिसमें कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है ना, पूरा खाली पड़ा है। इसमें कोई भी अभी नहीं है, एक भी अवयव नहीं है इसके अंदर। इस सेट को हम रिक्त समुच्चय या नल सेट कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आपका सेट नल होता है, इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। आप खाली ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइव का भी इस्तेमाल करते हैं, फाइव फॉर नल सेट या रिक्त समुच्चय के लिए। फाइव में अगर सेट आपका फाइव है, तो आप यहां से कोई अवयव नहीं ले सकते, यहाँ कोई अवयव होगा ही नहीं तो लेंगे कैसे। तो फाइव खाली है, मतलब यहाँ कोई अवयव नहीं है, कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं है। तो जब कोई अवयव है ही नहीं, तो आप इसके किसी भी अवयव को काम में नहीं, कोई है ही नहीं। जब घर पे कोई है ही नहीं, तो कोई आपका काम कैसे करेगा। तो पहले कुछ होना चाहिए ना। तो जब भी सेट रिक्त होता है, तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, या काम करने के लिए उसके पास कोई भी अवयव नहीं होता। इसका अपोजिट एक और होता है जिसको कहते हैं अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय जो रिक्त नहीं है, रिक्त समुच्चय का उल्टा अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय वो होता है, अरिक्त समुच्चय वो होता है जिसके पास कुछ ना कुछ है। अब ये गारंटी नहीं ले सकते, जब आप कह रहे हो अरिक्त समुच्चय, तो इसका मतलब है कि वो रिक्त नहीं है। रिक्त नहीं है इसका मतलब उसमें अवयव है, उसमें अवयव है, कितने हैं ये नहीं बता सकते, क्योंकि जितना कहा है सिर्फ उतना ही समझना है। इसने कहा है अरिक्त, मतलब घर पे कोई है। अब घर पे कितने हैं ये नहीं बताया, इतना कहा ना कि घर पे कोई है। चाहे एक मिले, चाहे दो मिले, चाहे तीन मिले, चाहे पांच मिले, और चाहे 50 मिले, आपको वहां कोई ना कोई मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कम से कम एक अवयव आपका
यहाँ है, ठीक है। कितनी रिपीट कर रहा हूं, ये मत कह देना कि एरिक समुच्चय है तो बहुत सारे अवयव होंगे, नहीं, एक की गारंटी है, एक की गारंटी है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक पक्का होगा, एटलीस्ट कम से कम एक तो पक्का होगा, ठीक है ना। 2 भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं है, गारंटी सिर्फ एक की है, एक की गारंटी है, 2 की संभावना, 3 की संभावना, 4 की संभावना। थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा, क्योंकि अब जो ग्रुप थ्योरी आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें लॉजिक बहुत काम आएंगे। तो जब हम बोले एरिक समुच्चय, तो उसका मतलब सिर्फ ये लगाना कि उसके पास एटलीस्ट कम से कम एक अवयव तो है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, किसी भी एरिक समुच्चय को जब हम बोलेंगे तो एक तो हिंदी में इस तरीके से बोलेंगे एरिक समुच्चय, उसका नाम रख दिया मान लीजिए ए एरिक समुच्चय, और एक उसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए नॉट इक्वल्स टू, ए बराबर नहीं है फाई के। अगर ए फाई के बराबर नहीं है तो मैंने कहा दुनिया में 2 ही सेट है, दुनिया में 2 ही समुच्चय, या तो खाली है या भरा हुआ है, या तो खाली है या भरा हुआ है। तो अगर वो खाली नहीं है तो फिर वो भरा हुआ है, और भरे हुए का मतलब ये नहीं कि बहुत भरा हुआ है, तो कोई गारंटी नहीं है। भरा हुआ का मतलब है एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक की गारंटी है। तो भरे हुए का अर्थ मत लगाना है कि पूरा भरा हुआ है, गिलास भरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भरा हुआ है, थोड़ा सा भी है तो भी भरा हुआ होगा, थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी भरा हुआ होगा। तो ये भरे हुए का अर्थ इतना ही लगाना है, जितना बोला जा रहा है उतना ही अर्थ लगाना है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ए नॉट इक्वल्स टू फाइव, इसका मतलब ए समुच्चय फाइव के बराबर नहीं है, फाइव के बराबर नहीं है तो फिर वो एरिक समुच्चय, वो एरिक समुच्चय, इसका मतलब ए के पास कोई ना कोई अवयव है। अगर आप लेना चाहें तो ए से अवयव ले सकते हैं। अब जैसे फाइव है, फाइव के पास कोई अवयव नहीं है। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने एक अवयव एक्स ले लिया जो कि फाइव से बिलोंग करता है, तो ये लॉजिकली सही है या गलत है? ये बात लॉजिकली सही है या गलत है? हम कह रहे हैं कि x एक अवयव ले लिया 5 से, x बिलोंग्स टू 5, ये बात लॉजिकली सही है या गलत है? तो जवाब है ये गलत है। क्यों? 5 के पास तो कोई अवयव होता ही नहीं है, तो फिर उसमें x कैसे बिलोंग करेगा? उसमें कोई अवयव x बिलोंग कैसे करेगा? बिलोंग करने का मतलब x उसके अंदर है, 5 तो खाली होता है, उसके अंदर x कैसे हो सकता है? तो जवाब है ये गलत है। समुच्चय के अंदर कोई अवयव विद्यमान हो, इसके लिए जरूरी है कि वो अरिक्त समुच्चय हो। अगर समुच्चय अरिक्त नहीं है तो उसके पास अवयव नहीं हो सकते। अगर कोई समुच्चय अरिक्त नहीं है, अरिक्त नहीं है यानी भरा हुआ नहीं है, तो उसके पास अवयव नहीं हो सकते, और अवयव नहीं हो सकते तो आप अवयव ले नहीं सकते। है ही नहीं तो लोगे कहां से? है ही नहीं तो लोगे कैसे? तो जो फाई समुच्चय होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, उससे आप कोई भी अवयव नहीं ले सकते, देने के लिए उसके पास कुछ होता ही नहीं है। तो आपको कौन दे सकता है? वो है अरिक्त समुच्चय, इसके पास अवयव होते हैं, चाहे एक ही क्यों ना हो, एक है देने के लिए तो है, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, तो ये आपको दे देगा, खाली नहीं भेजेगा। तो अगर ये बात मैं इसके लिए लिखूं, ए समुच्चय के लिए, तो ये बात सही है, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, कि x ए में बिलोंग करता हो सकता है, यहां ले लो ये x है, तो x बिलोंग्स टू ए, तो ये बात इस पे काम करेगी। थोड़ा सा लॉजिक आपको पढ़ना होगा कि ग्रुप थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, उसमें है, उसमें नहीं है, इस तरीके की चीजों का हम काफी इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी पे चलते हैं। अब एक वर्ड आता है जिसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट। जिसको हिंदी में कहते हैं अमूर्त। इसीलिए ये जो मैथमेटिक्स है इसका नाम होता है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा तो कहते हैं, इसके अंदर एक वर्ड और आता है जिसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। ये अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, छोटी क्लास से याद करिए, जब आप बचपन में होते हैं, पहली दूसरी क्लास में जब आप पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा बोझ जो मैथमेटिक्स में दिया जाता है वो है पहाड़े। आपको पहाड़े याद करवाए जाते हैं कि 2 का पहाड़ा, 2 का याद कर लिया, रट्टो, फिर 3 का डाल देते हैं, 2 का याद रखना है साथ साथ में, और 3 का भी याद करना है, फिर 3 का याद कर लेते हो तो 4 का डाल देते हैं, कहते हैं 2 का 3 का याद रखना है, साथ में 4 का भी याद करो। तो आगे नया एक पहाड़ा डलता चला जाता है, और पीछे वाले आपको याद करने होते हैं, पीछे वाले आपको याद करने होते हैं। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, और ये कंटिन्यू चलती रहती है बच्चे पे। हर एक
पहाड़े के साथ बोझ बढ़ता रहता है, क्योंकि पीछे वाले भी याद करने। यूं समझिए जिसने पहले से 2 बैग लाद रखे हैं उस पे तीसरा बैग और लाद दिया कि 2 बैग तो ये उठाने, तीसरा और उठा, फिर चौथा और डाल दिया, तो 3 तो लादे हुए हैं, एक और लाद दिया चौथा, 4 लदे हुए हैं, 5वां लाद दिया। तो ऐसे हर पहाड़ा जो है बच्चे के सर पे बोझ बनता है कि 10 हो गए, 11 का पहाड़ा डाल दिया, 10 याद करने प्लस ये 11 का और याद करो, 11 का याद हो गया प्लस 12 का याद करो, 12 का याद हो गया प्लस 13 का याद करो, 13 का हो गया प्लस 14 का याद करो, 14 हो गया प्लस 15 याद करो, एंड डैश 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 सो ऑन चलता रहता है। और क्लास का सबसे होशियार बच्चा वो होता है जिसको सबसे ज्यादा पहाड़े आते हैं। 5th क्लास तक आपका जो होशियारी है, जो स्मार्टनेस है, जो इंटेलिजेंस है, उसकी परख ये होती है परिवार में भी, परिवार समाज में भी इसी बात से परखा जाता है कि किसको कितने पहाड़े आते हैं, किसको कितने पहाड़े आते हैं। माँ बाप भी शो ऑफ करते हैं, बता सुना बेटा 15 का पहाड़ा सुना, वो बच्चा 15 का पहाड़ा सुना देता है, दूसरे माँ बाप सोचते हैं अरे यार कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, ये तो बड़ा कुछ होकर आईएएस वाईएएस पक्का बनेगा, इसको 15 का पहाड़ा आता है। 19 का पहाड़ा सुना दे तो कहना ही क्या। अगर कोई बच्चा आपका 19 का पहाड़ा सुना दे या 29 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा शुरू करे, 19 का पहाड़ा सुना दे तो वो सुपर सुपर इंटेलिजेंट है, और 29 का सुना दे तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये बच्चा, मतलब सीधे तौर पर ये आइलर को टक्कर देगा। मतलब या ये तो रामानुजन है या ये आइलर है। अगर 29 का पहाड़ा आपका बेटा सुना देता है, बच्चा बेटी, तो समझाओ कि ये आइलर को सीधा टक्कर देगा, ये दूसरा आइलर हो गया। लिनोर्ड आइलर जो है वो धरती पर वापस आ गए हैं इस बच्चे के रूप में। तो बड़ा बचपना सी है ना, बड़ी अजीब सी चीज लगती है कि समझ रहे होंगे आप लोग कि कितनी बेवकूफियां जो है पहले 5 सालों में स्कूलों में करवाई जाती है ना। और जो ऐसा होता है कि आप ठीक है 40 तक भी याद करवा दो, आप 5वीं 6वीं 7वीं तक जाते जाते आपके ये फॉर्म पहाड़े हैं ये धीरे धीरे गिरते गिरते 15 तक मुश्किल से बचते हैं, और फिर जैसे आप बीएससी में पहुंच जाते हैं तो ये पहाड़े 12 तक आ जाते हैं, और फिर जब आप एमएससी में चले जाते हैं तो मेरी तरह शायद हो सकता है आपको 10 से ज्यादा पहाड़े नहीं आते हो। तो और शायद वो भी ढंग से आते हो नहीं आते हो, उसमें भी कंफ्यूजन रहता है, कई बार भूल भी जाता हूँ उसमें भी। तो समझने की बात है कि वो जो चीजों पे जिस पे टाइम बर्बाद किया जाता है वो बद से बदतर है, बद से बदतर है। अच्छा, उसकी बजाय एक छोटा उपाय है, एक छोटा उपाय है, वो ये है कि पहाड़े याद करने के बजाय बच्चों को थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्शन जो है, थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्शन जो है वो समझाया जाए। अब्स्ट्रैक्शन क्या, थोड़ा सा काल्पनिक हो जाओ, थोड़ा सा काल्पनिक हो जाओ। जैसे ही आप थोड़े से काल्पनिक होंगे आप बेहतर हो जाएंगे। कैसे? किसी भी छोटे बच्चे से पूछिए कि एक हाथी प्लस एक हाथी कितना होता है, तो वो तुरंत कह देगा 2 हाथी। एक हाथी प्लस एक हाथी इक्वल्स टू 2 हाथी। अगर हम यही बात एक घोड़े पे करें तो एक घोड़ा प्लस एक घोड़ा, आप कहेंगे 2 घोड़ा। यही बात अगर हम पेन के ऊपर करें तो आप एक कहानी देखेंगे, एक ट्रैक देखेंगे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर पेन है या घोड़ा है या हाथी है, गणित एक ही तरीके से काम कर रहा है। गणित एक ही तरीके से काम कर रहा है, गणित हाथियों पे भी वैसे ही काम कर रहा है, चाहे वो बहुत बड़ा है, हाथी बहुत बड़ा है तब भी वैसे ही काम कर रहा है। चूहा होता तो एक चूहा प्लस एक चूहा इक्वल्स टू 2 चूहे, एक पेन प्लस एक पेन। निर्जीव चीजें हैं पेन, उस पे भी गणित वैसे ही काम कर रहा है, सजीव चीजों पे भी गणित वैसे ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाथी ले रहे हैं, घोड़े ले रहे हैं या पेन ले रहे हैं। समझे बात? तो बिना मतलब में हाथी घोड़ा पेन को ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। आप ये बात, आपकी गणित इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता गणित को कि आप हाथियों पे यूज कर रहे हैं या बकरियों पे यूज कर रहे हैं या घोड़े पे यूज कर रहे हैं या पेन पे यूज कर रहे हैं। तो क्यों हाथी घोड़े पेनों के साथ फंस रहे हो? बाहर निकलो इनसे, इनसे बाहर निकलो। बाहर कैसे निकले? अगर मैं कहूं ये एक चीज प्लस ये एक चीज इक्वल्स टू, आप कह देंगे ये 2 चीज। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज कौन है, गणित को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस डब्बे में कौन है, इस डब्बे में कौन है। इस डब्बे में हाथी है तब भी वही है, घोड़ा है तब भी वही है, बकरियां हैं तब भी वही है, पेन है तो भी वही है। तो समझे बात? इसका मतलब है कि ये चीज कुछ भी हो, ये चीज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चीज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको अपने हिसाब से जब यूज लेना हो तो यूज ले लेना, ये खाली डब्बे में छोड़ रहा हूं आपके लिए। आपको हाथी जोड़ना हो तो यहाँ हाथी लिख देना, घोड़े जोड़ना हो तो घोड़े लिख देना, बकरियां जोड़नी हो तो बकरियां, पेन जोड़ने हो तो बकरियां। डब्बे खाली पड़े, जब जगह मिले भर देना। अभी क्यों भरूं मैं क्यों भरूं?
क्योंकि अगर मैं हाथी भर दूंगा तो ये सिर्फ हाथियों का हो जाएगा, बकरियों के लिए फिर अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं खाली जगह छोड़ देता हूँ ना। आप जो मन में है खालिस्तान पड़ा है, ये रूल फिक्स है, हाथियों के लिए भी है, घोड़ों के लिए भी है, बकरियों के लिए भी है, गधों के लिए भी है, सबके लिए। जो मन में आए भर लेना, आप अपने हिसाब से काम में ले लेना। बेटर है नहीं? बेटर है या नहीं? ये बेटर है नहीं? बोले बेटर है। अब एक काम करते हैं, खाली जगह छोड़ने के बजाय एक काम करते हैं, डब्बे क्यों छोड़े, एक एक्स यूज करते हैं, कॉल एक्स। ये लो, और इसको कर देते हैं x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। x कौन है? x कौन है? क्या बात इस बात में इंटरेस्टेड है कि x कौन है? नहीं, हम इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है कि x कौन है। हम तो जिसको जो यूज करना है x की जगह वो यूज कर ले। x की जगह हाथी रख ले, x की जगह घोड़े रख ले, x की जगह पेन रख ले। हम तो x की भाषा पढ़ते हैं, x की भाषा पढ़ोगे और x बाकी अपने लिए ही, आपको जिसको यूज लेना हो वो अपना यूज ले लेना। हमने तो x की भाषा बना दी, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, कुछ भी, ये नियम परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट। इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। जब आप ये नहीं बताते कि x कौन है, आप ये नहीं बताते कि x कौन है, आप जनता के लिए छोड़ देते कि भैया मैंने बना दिया रूल, अब आपको इसमें जो रखने हो, आपके पास घोड़े हो तो घोड़े रख लेना, है ना? समझ रहे हो बात को? बात पकड़ो, कहानी पकड़ो कि क्या है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन होता है जब, इसीलिए कभी आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हो बचपन में, कभी आपको ये नहीं बताया जाता कि एक्स कौन है, क्योंकि बताते ही मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया ये हाथी है, तो फिर आप कहोगे सर घोड़ों के लिए क्या होगा? फिर मैं घोड़ों के लिए बता दूंगा तो आप पूछोगे बकरियों के लिए, बकरियां कैसे होगी, फिर पैन कैसे होंगे? तो बेहतर है कि हम कुछ ना बोले, हम एक्स की भाषा में बात करें, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, और आम जनता को दे दें कि जैसे काम में लेना ले लेना, आपके पास जो भी है उसके हिसाब से यूज कर लेना। इसीलिए अब्स्ट्रैक्शन में आप कभी भी ये नहीं बताते कि आपका एक्स कौन है, ना बताने में इंटरेस्टेड हैं आप, क्योंकि बताते ही राज खत्म, सरप्राइज खत्म। सरप्राइज बना रहता है, सरप्राइज बना रहता है। सोचिए चाहे कितना ही बड़ा हो, उस डब्बे में क्या है, ये आपको तभी तब एक्साइटेड करता रहेगा जब तक वो नहीं खुलेगा। जब तक वो नहीं खुला है तब तक वो कमाल है। जब तक डब्बा नहीं खुला है, आपने किसी को गिफ्ट दिया, जब तक नहीं खुला है तब तक वो कमाल है, लेकिन खुल गया तो सारा कमाल चला जाएगा। तो डब्बे को बंद रहने दो, ठीक है ना? बस गिफ्ट है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि एक्स कितना जबरदस्त रोल करता है, इसलिए हम एक्स नहीं बताते। कभी यूज करना होगा, अगर हमें भी अगर कभी हाथी जोड़ने होंगे तो एक्स की जगह हाथी रख लेंगे। जब नहीं जोड़ना है तब तक तो एक्स की भाषा चलने देते ना। जब नहीं करना है तो एक्स की भाषा चलने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हाथी घोड़े में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको लगा देंगे, क्या दिक्कत है? अभी तो एक्स ही चलने देते ना, शुरुआत में तो एक्स ही चलने देते, एक्स की भाषा में पढ़ते हैं। एक्स कौन है? कुछ भी हो सकता है, बस ऐसे बोलो, कुछ भी हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है, बढ़िया, ठीक है ना? तो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम जो पहाड़े वाली प्रॉब्लम थी, वो आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक अब्स्ट्रैक्शन का पहाड़ा ले लें, एक अब्स्ट्रैक्शन का पहाड़ा ले लें, जिस पहाड़े का नाम होगा पहाड़ा ऑफ एक्स, एक्स का पहाड़ा। एक्स एकम एक्स, एक्स दूनी 2x, एक्स तिया 3x, एक्स चौके 4x, एक्स पंजे 5x, एक्स छक्के 6x, एक्स सके 7x, एक्स अट्ठे 8x, एक्स 9 जा और एक्स 10 जा। ये लो, ये आपका पहाड़ा हो गया। कोई बता सकता है ये कितने का पहाड़ा है? कोई बता सकता है ये कितने का पहाड़ा है? और इसमें कौन सा पहाड़ा नहीं आएगा? इसमें कौन सा पहाड़ा नहीं आएगा? आपके कोई भी पहाड़ा, इसमें कौन सा पहाड़ा कवर नहीं होगा? आपको सारे हो गए, सारे हो गए। अजीब, पता है इससे ज्यादा अजीब है, इसमें 1.2 का पहाड़ा भी कवर हो गया। इसमें 1.2 का पहाड़ा भी है, जो आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया था कि 1.2 का पहाड़ा। इसमें अंडर रूट 2 का पहाड़ा भी है, एक्स की जगह अंडर रूट 2 रख दो, अंडर रूट 2 का पहाड़ा बन जाएगा। ये 2/3 का पहाड़ा भी हो सकता है, 2/3 एकम 2/3, 2/3 दुए 2/3 तिया, 2/3 चौके, 2/3 पंजे। इसमें 2/3 का पहाड़ा भी आ गया। इसमें वो पहाड़े भी आ गए जो कभी आपने सुने तक भी नहीं होंगे। इसमें सब कवर हो गया। इसमें क्या हुआ? इसमें सब कवर हो गया। लेकिन कमाल की बात पता है कौन है? कमाल है एक्स।
वो जो अब्स्ट्रैक्शन है जिसने गागर में सागर भर दिया। गागर जानते हैं आप? गागर वो छोटा सा एक, जिसमें जो नॉर्मल जो मोची होता है, जो जूते कसता है, वो पानी भर के रखता है ना, उसे गागर कहते हैं। आपने एक एक ही इक्वेशंस में आपने पूरा पूरा पहाड़े का विज्ञान भर दिया। पूरा पहाड़े जो है ना, जितने पहाड़े हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं, सब आपने एक के अंदर भर दिए। तो ये आइडिया कहलाता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में आप यही करते हैं, सब कुछ बंद करके पैक करके एक बना देते हैं और कमाल करते हैं आप क्या करते हैं? आप कमाल करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स, कि क्यों हम एक्स के पीछे भागते हैं, हम पागल क्यों हैं। इसे कहते हैं जॉय ऑफ एक्स। एक्स कमाल है, अद्भुत है ना। इसे जॉय ऑफ एक्स कहते हैं, मतलब एक्स का मजा। क्या मजा है, देखो ये मजा दे सकता है एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, एक्स 2x 3x। तो आप क्या कर रहे हैं? आप, ऐसा नहीं है कि आप चीजों को बदल रहे हैं, आप उन्हीं चीजों को एक अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। उन्हीं चीजों को आप एक अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं, एक और भाषा बना रहे हैं, एक ऐसी भाषा बना रहे हैं जो बहुत जनरल है, बहुत व्यापक है, सब पे काम करेगी, इस टाइप की आप तरीके बना रहे हैं। तो इसे अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो हमारी ये जो ग्रुप थ्योरी है, ये जो रिंग थ्योरी है, इसमें कभी भी हम इस बात की चर्चा ही नहीं करते कि एक्स कौन है। बिल्कुल भी नहीं किए जानने के लिए। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर एक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना, जैसे कहा जाता है कि अगर आप व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो खुला दिमाग नहीं है। खुला दिमाग होता है जो विचारों की चर्चा करता है। व्यक्ति की चर्चा करने वाला संकीर्ण मानसिकता वाला होता है। अगर हम कह रहे हैं कि ये देखो व्यक्ति चलता कैसे है, ये देखो ऐसे बोलता है, ये ऐसे लड़ाई करता है, ये इस तरीके का, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, अगर हम व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो हम संकीर्ण दिमाग है। लेकिन अगर हम विचारों की चर्चा कर रहे हैं तो हम बड़े उन्नत दिमाग है। तो अब हमने छोड़ दिया है व्यक्तियों की चर्चा करना, हमने 2 का पहाड़ा छोड़ दिया, 3 का पहाड़ा छोड़ दिया, हमने शुरू कर दिया व्यापकता, विचारों की बात करना। तो अब्स्ट्रैक्शन क्या है? एक्चुअली एक प्रकार का विचार है, विचारों की बातें हो रही है। अब आप एक्स की बात कर रहे हैं, अब वो जो एक्स है वो कुछ भी हो सकता है। तो इस बार आपने किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया कि रामलाल को परेशानी हो या मोहनलाल को परेशानी हो, किसी को परेशानी नहीं होगी। आप कॉमन तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो आपको? ठीक है, बता रहा हूं ना कि वो चीजें, कोई 19 का पहाड़ा याद कर रहा है, 29 का याद करा रहा है, वही ये याद करा दो, बात खत्म, झंझट ही खत्म। वो तो पहाड़े याद करे जा रहा है, बच्चा परेशान है, आज हमसे 18 का पहाड़ा सुनेंगे, आज हमसे ये पहाड़ा सुनेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एक्स वाली जो कहानी है ना, ये एब्स्ट्रैक्शन वाली कहानी, ये समझ में आ गई होगी, क्यों हम एब्स्ट्रैक्शन को झेल रहे हैं, क्यों इसको झेल रहे हैं। इसको झेलने का आनंद है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं नुकसान करेगा। सोचो, एक 5वीं क्लास वाले बच्चे तक को ये करा दिया जाए तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपको लगे कि एब्स्ट्रैक्शन बुरा है, तो किसी छोटी क्लास के, दूसरे तीसरे क्लास वाले बच्चे को ये दे दो तो उसका जीवन सफल हो जाए, उसके 5 साल बच जाएं शुरुआत के। जो वो 5 साल मार भी खाता है, 5 साल परेशान भी होता है, वो सब उसकी बच जाएगी इस एक एब्स्ट्रैक्शन की वजह से। तो बेहतर है ना, ये चीजें उसके जीवन को आसान कर रही है। तो फिर एब्स्ट्रैक्शन बुरा नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन तो कमाल है। बल्कि उसके अर्थ को नहीं समझ रहे हम, वो गलती है। तो अर्थ समझ जाओ कि एक्स के रूप में हम जो भी बनाएंगे वो व्यापक होगा। कुछ ऐसा बनाएंगे जो व्यापक होगा, है ना, सीमाओं से परे होगा। यहाँ तक एक तो ये बात सोचिए कि हम तो फिर भी, हमारा नॉलेज कम है, हम हाथी घोड़ा बकरी गधे यही सोच पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये उससे परे है, ये उससे भी परे है। ये तब भी काम करेगा जब एक ग्रह प्लस एक ग्रह इक्वल्स टू 2 ग्रह, एक तारा प्लस एक तारा इक्वल्स टू 2 तारा, एक ब्रह्मांड प्लस एक ब्रह्मांड इक्वल्स टू 2 ब्रह्मांड। ये नैनो से नैनो चीज पे भी काम करेगा और मेजर से मेजर चीजों के ऊपर भी काम करेगा। यानी अगर ब्रह्मांड पे, पूरे ब्रह्मांड पे भी लगाओ आप, तो एक ब्रह्मांड प्लस एक ब्रह्मांड इक्वल्स टू 2 ब्रह्मांड, एक परमाणु प्लस एक परमाणु इक्वल्स टू 2 परमाणु। यानी आपकी मैथ्स जो है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये कहाँ लगा रहे हैं, वो कितनी बड़ी चीज है, कितनी छोटी चीज है, उसका वजन कितना है, इस सबसे परे है। तो आपने ऐसी कमाल की चीज बना दी है जो हर चीज से परे, हर चीज से परे। ये कमाल है नहीं है? क्या कमाल मिला आपको? देखो, छोटी सी इक्वेशन ही, ये कमाल की इक्वेशन है। 2001 की बात है, मुझे याद आया, एक 2000, हाँ 2011 या 2001 की बात है, मुझे एग्जैक्टली मैं भूल गया। इस इक्वेशन को तब, यार मुझे नाम नहीं आ रहा, देश का नाम याद नहीं आ रहा, उस देश ने मतलब टॉप 10 इक्वेशन छांटी थी जिसने मानव इतिहास को चेंज किया। मानव इतिहास को बदलने वाली, मानव इतिहास को बदलने वाली जो समीकरण है या जो आविष्कार है, उनको उन्होंने जगह दिया और 10 स्टाम्प बनाई।
जो स्टाम्प होते हैं पोस्टल स्टाम्प, वो 10 स्टाम्प बनाई और उसमें नंबरिंग दी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आपको बहुत अजीब लगेगा ये जान के कि सारी इक्वेशंस के अंदर जो नंबर 1 इक्वेशंस थी, जो नंबर 1 थी इक्वेशन, वो ये थी सारी। मतलब आप सोचोगे रिलेटिविटी है, मतलब वोल्टेज मान कांस्टेंट है, एंट्रोपी है, इतनी जबरदस्त जबरदस्त इक्वेशन है, लेकिन ना वो जबरदस्त ना है, जबरदस्त ये है, जबरदस्त ये इक्वेशन है 1 + 1 = 2। सब इसी में से निकले हैं, सब इसी में से निकले हैं। अगर ये ज्ञान ना होता, आपको ये ज्ञान ना होता, तो सारे ज्ञान बेकार थे, वो हो ही नहीं सकते थे, उनका जन्म ही नहीं हो सकता था अगर आपको ये नहीं होता कि 1 और 1 2 होते हैं। तो पहली इक्वेशन जो अभी तक मानव इतिहास की सबसे शानदार इक्वेशन है, या जिसकी वजह से मानव सभ्यता इतना विकसित हुआ है, वो पहला कदम जो था वो 1 + 1 = 2 था। सोचो, ये कोई नॉर्मल इक्वेशन नहीं है 1 + 1 = 2। ये व्यापार है आपका, यही बिजनेस है, यही मानव सभ्यता का पहला हिस्सा है। जब मानव ने पहली बार अपने जानवरों को जोड़ना शुरू किया होगा, उसका दिमाग खुला होगा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन सरकार ने, वो कंट्री है मैं आपको बता दूंगा, मैं नाम याद, उस सरकार ने इसको नंबर 1 इक्वेशन दिया था कि 1 + 1 = 2 जो है, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी इक्वेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर ये ना होती तो कुछ ना होता। तो आपको लगे कि ये नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल नहीं है, ये मानव इतिहास का पहिया है। अगर ये ना होता, बहुत कुछ ना होता, शायद अभी भी गुफाओं में ही होते। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तैयार है हम यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्शन को आइडिया समझ में आ जाएगा। हाँ, तो चलो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्शन पे तो हम हो ही गए। अब एक कहानी और चलते हैं जिसका नाम है संक्रिया। संक्रिया जैसे अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक कमाल चीज मानव सभ्यता ने, जब पहली बार मानव का दिमाग खुला होगा, जब खतरनाक चीज आई होगी, वो थी पहली बार उसने संक्रिया करना सीखा। पहली बार उसने 1 और 1 को 2 बनाना सीखा। ये सबसे पहला मानव का सबसे जबरदस्त कदम जो था सफलता की ओर, वो ये था कि उसने जोड़ना सीखा। समझ रहे, उसने जोड़ना सीखा। नहीं तो वो पहले क्या कर रहा था, एक छोटे बच्चे को आप देखिए, एक छोटे बच्चे से जब आप जुड़वाते हैं तो वो कैसे जोड़ता है, वो गिनती गिनता है, वो जोड़ता नहीं है, वो गिनती गिनता है। वो ऐसे करता है जैसे आप उसे 3 + 2 करवाओगे, तो वो 3 लाइनें और 2 लाइनें ऐसे खींच लेगा, फिर वो काउंटिंग करेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। पहली बार जब बच्चा ये समझता है कि ये काउंटिंग की जरूरत नहीं है, 3 + 2 = 5 होते हैं, मतलब समझ जाओ कि वो अब उन सीमाओं से परे जा रहा है जो बेसिक होते हैं उसके, उससे परे जा रहा है। बचपन में बच्चा ऐसे ही काउंट करता है, 3 + 2 ऐसे ही काउंट करता है, 3 लाइनें खींचता है, फिर 2 लाइनें खींचता है, फिर वापस से शुरू से काउंट करता है, 1 2 3 4 5। अभी तक वो जोड़ नहीं सीखा है, वो तरीका सीखा है, जोड़ नहीं सीखा है। जोड़ तो उस दिन सीखता है जिस दिन वो लाइनें खींचना बंद कर देता है और पहली बार उसे रियलाइज होता है कि 3 बकरियां, 2 बकरियां = 5 बकरियां। जब इन सबको मिला दिया जाएगा तो ये 5 हो जाएंगे। ये पहली बार जब वो जोड़ सीखता है, जब सही मायने में जोड़ सीखता है, वो उसका पहला कदम होता है गणित के ऊपर। तो इसका आइडिया आता है हमें संक्रिया से। ये जो जोड़ करने का पहला आइडिया, ये संक्रिया है। संक्रिया बिना सब बेकार है। अगर आपके पास अवयव है और संक्रिया नहीं है, तो करोगे क्या उनका, उन अवयवों का करोगे क्या? तो जवाब है कुछ नहीं करोगे, कोई काम की नहीं है। आपके पास अवयव हो, है ना, ये सोचो कि अगर आपके पास अवयव हो, मैंने आपको 2 नंबर दे दिए, 2 और 3, और मैं कहूं जाओ खेलो। मैं आपको 2 नंबर दे दूं, 2 और 3, और कहूं जाओ खेलो, क्या खेलोगे इनके साथ? तो संक्रिया का मतलब होता है कि जब आपको 2 नंबर्स या 2 चीजें दी जाए, 2 अवयव दी जाए, तो आप उन 2 को मिलाकर कुछ बना सको। उन दोनों को मिक्स करके, वो तरीका चाहे आपका कोई भी हो, आप 2 चीजें लें, उन्हें मिक्स करें, कैसे भी करें, तरीका आपका है। मिक्स करके आप उसे एक चीज में कन्वर्ट कर दें, इसका नाम होता है संक्रिया। सहक्रिया, 2 चीजें लेता है, क्रिया करता है और एक चीज आपको लौटा देता है, इसी को संक्रिया कहते हैं। तो हमारा जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, ये सब क्या है, ये संक्रियाएं हैं। गौर करो कर क्या रहे हैं, 2 ले रहे हैं,
दो चीजें लेते हैं एक में बदल देते हैं, दो लेते हैं एक में बदल देते हैं, दो लेते हैं एक में बदल देते हैं, दो लेते हैं। तरीका अलग अलग है, जोड़ का अपना है, बाकी का अपना है, गुणा का अपना है, भाग का अपना है। अलग अलग तरीके जरूर है, लेकिन कर एक ही काम रहे हैं। दो लेते हैं एक लौटाते हैं। आपसे दो लेंगे, वो क्या करते हैं, आपसे दो लेते हैं और आपको एक लौटाते हैं। यही करता है। बस इस बात की टेंशन मत करिएगा कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है उसकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा जनरल पढ़ रहे हैं हम। अब हम एक एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करेंगे, हम जनरल चीज को टारगेट करेंगे। हो क्या रहा है उसको पकड़ो। आप चाहे जोड़ करें, चाहे आप बाकी करें, चाहे आप भाग करें, तो संक्रिया क्या करती है, आपको दो चीजों को एक बनाती है। जोड़ अपने तरीके से बनाता है, जोड़ का अपना तरीका। देखो तरीके पे मत बात करिए, एक बार ये समझिए तो कर क्या रहे हैं उस पर देखिए। दो लेते हैं एक लौटाते हैं, जोड़ अपने तरीके से लौटाता है, बाकी अपने तरीके से लौटाता है, गुणा अपने तरीके से लौटाता है, भाग अपने तरीके से लौटाता है। तो सब जो है वो दो इनपुट लेते हैं और एक अवयव लौटा देते हैं। दो लेके एक लौटाना संक्रिया कहलाता है। दो चीजों को एक चीज में बदल देना संक्रिया कहलाता है। तो याद रखिए, जोड़ बाकी गुणा भाग ही संक्रियाएं नहीं है। संक्रियाएं और भी हो सकती है, और भी हो सकती है, और भी हो सकती है। लेकिन करना क्या है, दो को लेना है एक बनाना है। अगर दो को लेकर एक बना रहे हैं तो वो संक्रिया है। जो भी आपसे दो ले और एक बना के लौटाए तो समझ जाओ कि वो संक्रिया है। ठीक है ना। कई बार हम ये सोचे, इन्हें हम मूलभूत संक्रियाएं कहते हैं। ये शुरुआती संक्रियाएं हैं हमारी, ये शुरुआती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शुरुआती है तो बस यही जिंदगी भर चलेगी, नहीं। ये मूलभूत संक्रियाएं हैं। मानव सभ्यता में सबसे पहले इन्हीं ने योगदान दिया था, इनका बहुत सम्मान है हमारी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हम यहाँ पे रुक जाए। नोकिया 1100 अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, लेकिन नोकिया 1100 इतना अच्छा भी नहीं है कि हम जिंदगी भर उसके साथ चल सके। नोकिया 1100 अच्छा था, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है कि हम पूरी जिंदगी भर उसके साथ चल सकें। तो मूलभूत संक्रियाएं हमारी मानव सभ्यता की पहली संक्रियाएं थी, शुरुआती संक्रियाएं थी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बस यही संक्रियाएं हैं, इसके आरे परे कुछ नहीं। बिल्कुल है, बहुत कुछ है, बहुत सारी संक्रियाएं आप नहीं बना सकते। करना क्या है, दो लेने और एक बनाने, दो लेना है और एक बनाना है, तो आप ऐसे ही बना लो। ये लो कि भैया जो भी मुझे आप ए दोगे, जो भी मुझे आप बी दोगे, मैं ए की पावर बी कर दूंगा। ये लो, ये भी एक संक्रिया होगी। मैं उसको ए की पावर बी कर दूंगा, तो ये भी संक्रिया होगी। अब आपने इसको दो और तीन दिया, मान लो आपने ए बराबर दो दिया, बी बराबर तीन दिया, और ये आपको कितना दे देगा, दो की पावर तीन यानी 8 दे देगा। ये लो, इसका अपना बात अभी मतलब ये क्या कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा। आप तो ये देखो कि क्या वो दो लेकर एक लौटा रहा है क्या। जवाब है हाँ, हाँ है तो संक्रिय है। कैसे लौटा रहा है वो बात की बात है, लौटा एक रहा है ना, संक्रिय है। तो हर वो चीज संक्रिया है जो आपसे दो लेती है एक लौटाती है, वो संक्रिय है। तो क्लियर हुआ। अच्छा, संक्रिया क्यों जरूरी है कि आपके पास अगर अवयव हो, अवयव के साथ करोगे क्या जब संक्रिया नहीं होगी। तो संक्रिया नहीं होगी तो अवयवों के साथ करोगे क्या। इसका मतलब है आपके पास अवयव और संक्रिया दोनों होनी चाहिए। अवयव वो है जो काम आएंगे, संक्रिया वो है जो उनको काम लेगी। संक्रिया वो है जो काम लेगी, यानी समुच्चय होना चाहिए जो आपको अवयव दे सके। लेकिन समुच्चय में भी याद रखना, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अगर खाली समुच्चय हुआ तो क्या करेंगे, खाली समुच्चय का क्या करेंगे, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं देने के लिए बेचारे के पास। तो खाली समुच्चय नहीं होना चाहिए। यानी जो अभी हमें चाहिए, अभी जो हमें चाहिए वो दो चीजें हैं। हमें दो चीजें चाहिए, एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय मतलब जिसके पास कुछ ना कुछ तो है देने के लिए, एक अरिक्त समुच्चय प्लस एक संक्रिया। है ना। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि एक आदमी के पास पैसा हो
और वायलिन हो, तो फिर उसे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, उसकी जिंदगी आनंदमय है। वो वायलिन बजाते थे, उनको वायलिन बहुत पसंद था, बहुत फेवरेट था उनका वायलिन बजाना, तो वायलिन बजाया करते थे। तो वो कहते थे कि ये मेरा, इससे मुझे बहुत, इस म्यूजिक की वजह से मुझे बहुत सोचने में मदद मिलती है। तो वायलिन बजाया करते थे और बहुत अच्छा लगता था उनको बजाना। तो वो कह भी थे कि अगर मतलब पैसे हों आपके पास प्लस एक वायलिन हो, तो आपकी जिंदगी में फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो वैसे ही है कि अगर आपके पास एक एरिक समुच्चय हो जिसके पास अवयव हो आपको देने के लिए, और एक संक्रिया हो जो उन अवयवों पे करी जा सकती हो, तो बस आपका सिस्टम पर्याप्त हो गया, सिस्टम बन गया आपका, है ना। आपका एक सिस्टम बन गया, एरिक समुच्चय जिसके पास कुछ ना कुछ है, चाहे एक ही अवयव क्यों ना हो, उसके पास अवयव हैं। और एक संक्रिया, संक्रिया को मैं स्टार बोलूंगा क्योंकि कोई भी हो सकती है, हम नई नई भी बनाएंगे, इसलिए हम इसका नाम स्टार रख लेते हैं। स्टार का मतलब जोड़ भी हो सकता है, जैसे एक्स का मतलब 2 3 5 कुछ भी हो सकता है ना, वैसे ही स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है। स्टार का मतलब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, और भी हमारे द्वारा निर्मित की गई अत्याधुनिक संक्रियाएं जो है वो भी हो सकती है। तो समुच्चय तो आपको क्या देगा, अवयव देगा, ये आपको ए और बी देगा, ठीक है। और संक्रिया आपको उनको हल करने का तरीका देगी, क्या उनको हल कैसे करना है। तो दोनों चीजें जरूरी हुई, दोनों ही चीजें जरूरी हुई। समुच्चय आपको अवयव देगा, संक्रिया उनको हल करने का तरीका देगी कि उनको हल कैसे करना है। तो एक समुच्चय अवयव देता है, संक्रिया उनको हल करने का तरीका देते हैं। दोनों में से कोई भी चीज ना हो तो वो अर्थहीन है, दोनों में से कोई भी चीज ना हो तो वो अर्थहीन है। जैसे मैं आपको 2 नंबर दे दूं, ठीक है, और मैं उन्हें कहूं कि ये लो 2 नंबर है और इन्हें हल करो, बताओ कितना आएगा। 2 नंबर है, इनको हल करो, बताओ कितना आएगा। तो आपका जवाब है नहीं बता सकते, क्योंकि अवयव तो आपके पास है लेकिन आपको ये नहीं पता कि करना क्या है। जब तक करना क्या है ये नहीं बताओगे, 2 और 3 का करेंगे क्या, 4 थोड़ी डालेंगे, तो पड़े रह जाएंगे। ऐसे ही चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि जोड़ो, तो बताओ कितना आया। जोड़ो, तो आपको जोड़ो, किसको जोड़ो, किन को जोड़ो, क्या जोड़ो, बताओ तो सही क्या जोड़ो। तो इसका मतलब है दोनों चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी है। अगर मैं आपको सिर्फ अवयव दे देता हूं, संक्रिया नहीं देता हूं, तो अवयवों का करोगे क्या। संक्रिया दे दी, अवयव नहीं दिए, तो संक्रिया का क्या करोगे। लेकिन जब दोनों मिल गए तो एकदम सिस्टम पूरा हो गया, ये पूरा सिस्टम बन गया आपका। ये वो पंजाबी गाने वाला सिस्टम नहीं बना है, मैथ्स वाला सिस्टम बना है। ये देखो, अब एवरीथिंग इज कंप्लीट, सब पूरा है। तो दोनों ने मिलकर संपूर्ण अर्थ तैयार कर दिया। तो समझिए दोनों का महत्व क्या है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा उस पर गौर करना, अरिक्त समुच्चय। अगर समुच्चय रिक्त होता तो, है ना, अगर अरिक्त समुच्चय नहीं होता, रिक्त होता तो इसका मतलब आप उसकी शादी में जा रहे हैं जिसमें दूल्हा नहीं है। अब सोचो आपके साथ क्या होने वाला है। आप ऐसी शादी में जा रहे हैं जिसमें दूल्हा नहीं है, सोचो, कल्पना करो, ऐसी शादी में आप पहुंच चुके हैं जिसमें दूल्हा नहीं है। अब आप क्या खा के आएंगे, कल्पना करो। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि बिना दूल्हे की शादी नहीं होगी। तो अरिक्त समुच्चय हमें वो दूल्हा देता है जिसकी शादी करवानी है। तो अगर समुच्चय अरिक्त नहीं हुआ तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर वो कल्पना कर लेना, समझ जाओ कि क्या है। इसलिए समुच्चय का अरिक्त होना बहुत जरूरी है, समुच्चय का अरिक्त होना बहुत जरूरी है। अरिक्त का मतलब और कुछ हो ना हो, दूल्हा तो पक्का हो, उसके माँ बाप ना हो और ना हो, दूल्हा पक्का हो, क्योंकि शादी उसकी होनी है, खाना हमें मिलेगा। शादी उसकी होनी है, खाना हमें मिलेगा, तो वो जरूरी है। वो बलि का बकरा जरूरी है जिसकी वजह से खाना मिलता है। अगर वो ना हो तो फिर कुछ और खाने को मिलेगा, अगर फिर वो ना हो तो कुछ और खाने को मिलेगा, लेकिन अगर वो हुआ तो फिर पक्का अच्छा खाने को मिलेगा। तो वो जो दूल्हा है वो होना जरूरी है। तो समझ गए बात, है ना, एग्जाम्पल है तो सिर्फ सीरियस मत लीजिएगा, है ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको अवयव चाहिए, है ना, आपको अवयव चाहिए, अवयव आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास अवयव नहीं है तो मामला फंस जाएगा। एक अवयव तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। अच्छा, एक अवयव होगा तो काम कैसे चलेगा, तो आप कह रहे 2 चाहिए, तो हमने कौन सा ये कहा कि दोनों अलग अलग चाहिए। हमने ये थोड़ी कहा कि 2 अलग अलग चाहिए, हमने कहा कि एक अवयव को 2 बार कर देंगे, कोई बात नहीं, परिस्थितियों को देखते हुए ढल जाएंगे। अगर समुच्चय के पास एक ही अवयव है, कोई बात नहीं,
इसी के साथ खेल लेंगे इसी के साथ खेल लेंगे, 2+2 कर लेंगे, है ना। अच्छी बात, अगर और ज्यादा हुए तो थोड़ा मजा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर एक भी मिला कोई बात नहीं, एक के साथ ही खेल लेंगे। 2+2 = 4, या गुणा है तो 2 × 2, उसी को उसी के साथ संक्रिया करवा देंगे, और क्या होगा। एटलीस्ट एक मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, मतलब खेल चलता रहेगा, खेल बंद नहीं होगा। 2 मिल गए तो कई ऑप्शन बन जाएंगे, 2 हो गए तो कई ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मान लो समुच्चय में आपके पास 2 अवयव है, 1 और 2, और संक्रिया मान लो प्लस की है, तो कई ऑप्शन मिल गए। 1+1 कर लो, 1+2 कर लो, 2+1 कर लो, 2+2 कर लो, कई खेल हो जाएंगे, और अच्छी बात है। ज्यादा होंगे तो बढ़िया बात है, ज्यादा होंगे तो ज्यादा खेल लेंगे, लेकिन एक भी हुआ तो खेल तो हो ही जाएगा। तो बस यही मांग रहे कि भैया एक तो दो, इसलिए अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, एक संक्रिया होनी चाहिए। ये दोनों जब तक नहीं होंगे तो मामला अटक जाएगा। यहां तक बात जमी या नहीं जमी, पहले इसके बारे में बताओ। यहां तक कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई, इतनी भूमिका समझ में आई या नहीं है। देखो धीरे चलना पड़ेगा इसके अंदर, चिंता ना करिए, ठीक है ना। तो थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा है। ग्रुप थ्योरी का मामला, ग्रुप थ्योरी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन इस बार जो आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में ठहर जाएगी। इस बार जो आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे वही ठहर जाएगी आपके दिमाग में। चिंता ना करो, टाइम थोड़ा लगेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं स्लो हूँ, मैं धीमा हूँ, लेकिन जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में टिकेगा, सदियों सदियों तक टिकेगा। तो इसलिए समय लगेगा, आनंद लो, मजे लो। कोर्स वोर्स की चिंता मत करना, पहले पकड़ के मत बैठना कि कोर्स क्या होगा और वो होगा। कोर्स टाइम पे होगा, एकदम टाइम पे होगा, पक्का। ये चाहे कहीं रजिस्टर में या बड़े से अक्षरों में लिख के दीवार पे टांग लेना, कोर्स एकदम टाइम पे होगा, कुछ भी गलती नहीं होगी। कोई मेरी स्पीड स्लो देख के ये लगे कि नहीं यहाँ तो कोर्स होगा ही नहीं, पक्का होगा, लिख लो, ठीक है ना। लेकिन मजे लेके पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो जरूरी भी है ना। काटने नहीं है हमको, काट के निकलना नहीं है, तो टाइम लग रहा है, मजे लो। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, उसमें कोई कमी है तो बताओ, उसमें नहीं कमी है तो फिर चलने दो। मेरा काम भी यही है, मैंने पहले ही आपसे कल भी कहा था कि मेरा काम है आपको मैथ्स में इंटरेस्ट पैदा करना। अगर एक बार आपको मजा आने लग गया, एक बार आपको मैथ्स के होने का कारण पता लग गया, और वो चीज जो सार है उसका वो अगर आपको समझ में आ गया, तो मेरा काम हो गया। फिर मेरा काम हो गया, फिर आपकी कोई टेंशन नहीं है, फिर बंदा अपने आप ही पढ़ेगा बंदा अपने आप ही पढ़ेगा, सुबह आंख खोलते ही पहले पानी नहीं मांगेगा, किताब मांगेगा। बस ये वाली आदत जो है ना, ये मैं करवा दूं, उसके बाद मेरा काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड बढ़ती जाएगी, थोड़ी सी डिमांड और बढ़ाते हैं। डिमांड, है ना, डिमांडें तो बढ़नी बढ़नी है। आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो अब भाई नई डिमांड पैदा होगी कि समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय ए दे दिया, बढ़िया, अच्छा लगा। संक्रिया दे दी, जरूरी है, देना भी होगा, देना भी होगा, देना भी होगा। एक समुच्चय भी देना होगा आपको, और एक संक्रिया भी देनी होगी, क्योंकि समुच्चय, अरिक्त समुच्चय के बिना संक्रिया कोई काम की नहीं है, संक्रिया के बिना अरिक्त समुच्चय कोई काम का नहीं है। तो आप जब दोनों दोगे तो ये परिपूर्णता होगी। लेकिन अब परिपूर्णताओं पे थोड़ी सी डिमांड ऐड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिमांड आते हैं। है ना। देखो शादियां तो ऐसी हो जाती है, शादियों की डिमांड शादियों के बाद होती है, शादियां तक कोई डिमांड नहीं होती। शादियों तक तो नॉर्मली ये हाँ ठीक है, लड़का आपका है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हमें लड़का ही चाहिए था। लड़के वाले कहते नहीं हमें तो लड़की चाहिए थी, बस बात वहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन जब शादी होती है उसके बाद फिर कहानियां बदलती है, फिर धीरे धीरे डिमांड शुरू होती है। तो यहाँ पे भी कुछ जो समझिए शादी हो गई है, अब डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो गई। पहली डिमांड ये आई स्टार की, क्या भाई ये जो स्टार संक्रिया है, ये आपके अवयव लेगी ए के अवयव लेगी, उन पे संक्रिया करेगी, संक्रिया करके कुछ ना कुछ बनाएगी। वो जो कुछ बनाएगी वो बाहर क्यों जा रहा है, वो जो कुछ बना रही है वो बाहर क्यों जा रहा है, वो समुच्चय में क्यों नहीं आए, वापस समुच्चय में क्यों नहीं आए। अगर आप समुच्चय के 2 अवयव ले रहे हैं, है ना, समुच्चय में 2 अवयव ले रहे हैं, तो संक्रिया करने के बाद जो बना वो समुच्चय के भीतर ही क्यों नहीं आए, वापस वापस वो समुच्चय का ही कोई अवयव क्यों ना बने। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपका समुच्चय है ए, इसमें समुच्चय के अवयव हैं, ये डॉट डॉट डॉट, ये अवयव है। आपने 2 अवयव यहां से जो पसंद हो अपने, कोई भी 2 बार बार बदल बदल के ले सकते हो आप। यहां से 2 अवयव लिया, एक का नाम ए,
एक का नाम बी, सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, सब छूट है आपको। लिया, लेके मशीन में डाला, संक्रिया करवाई, संक्रिया कराने के बाद जो आंसर आया, क्यों नहीं वो वापस समुच्चय में ही आए, समुच्चय से बाहर ना आ जाए। ये जो आपका आंसर सी आया है, ये कोई ना कोई समुच्चय का ही अवयव क्यों ना हो। मतलब आपको समुच्चय से बाहर जाना ही ना पड़े, आपको समुच्चय से बाहर जाना ही ना पड़े। जो आप ले रहे हैं वो समुच्चय से आप ले रहे हैं, और जो बने वो बाहर क्यों जाए, समुच्चय के भीतर ही क्यों ना आ जाए, वापस समुच्चय के भीतर ही क्यों ना आ जाए। टॉयलेट मूवी देखी ना आपने, एक मूवी बनी थी टॉयलेट, वो भूमि पाडनेकर, वो है अक्षय कुमार की मूवी बनी थी। शादी तक सब ठीक रहता है, शादी के बाद पता चलता है कि नहीं, टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर नहीं, टॉयलेट तो घर में ही होना चाहिए। तो बस वैसी कहानी है कि जब शादी नहीं हुई तो कोई शर्तें नहीं है, फिर शर्तें शुरू होती है कि नहीं, अटैच लेटरिन बाथरूम तो होना ही चाहिए। तो फिर कहानी बदल गई, बाहर क्यों जाएं, सब कुछ घर में ही क्यों ना मिले। तो ए और बी आपके घर में हो, ए और बी अगर घर के हैं, तो ए और बी की संक्रिया करा के जो बने, हर बार जो बने वो भी समुच्चय का ही कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। मतलब इन्हीं में से तो कुछ लें। मामला देखो क्या कहना चाहता है, क्या डिमांड की है, क्या इन्हीं में से कोई दो लें, इनमें से ही कोई दो लें, और इन्हीं में से कोई वापस बने, चाहे कोई भी बने, ये कोई दिक्कत नहीं है कौन बन रहा है, बने चाहे कोई भी, लेकिन हो किसका, समुच्चय का ही हो। मतलब घर के अंदर ही खेल चलता रहे, बाहर जाना ही ना पड़े, सब कुछ उसके अंदर ही हो, वहां से ही तो अवयव ले, और जो बन के आए वो वहीं में ही कोई ना कोई हो, बाहर ना जाना पड़े। यानी इसको आप कहते हैं बंद हो गया ये, इसे कहते हैं क्लोजनेस, क्लोज्ड, बंद। और ऐसे ऑपरेशन को, ऐसी संक्रिया जिसमें आपको बाहर नहीं जाना चाहता, वो बाहर जाने ही नहीं देता, इस ऑपरेशन को कहते हैं द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। वैसे देखो डिमांड गलत नहीं है, ये डिमांड गलत नहीं है। वैसे अगर गौर करो तो यह डिमांड गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत, कि अगर हमारी गणित को अगर हम ध्यान से देखें तो वो बंद है, आपको एक बात कंफर्म पता है, एक चीज आप अच्छे से जानते हैं, बंद है भाई, बिल्कुल बंद है। आप एक बात कंफर्म जानते हैं कि अगर हाथी में हाथी जोड़ा जाए तो ऑब्वियसली बात है कितना आएगा ये अलग बात है, लेकिन आएगा तो हाथी है ना, कितना आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन आएगा तो हाथी है ना। मामला फंस जाएगा, सोचो अगर हाथी हाथी मिले और घोड़ा बन जाए, भयंकर भयंकर केओस फैल जाएगा, खलबली फैल जाएगी दुनिया में, मामला फंस जाएगा, मामला भयंकर फंस जाएगा। हाथी हाथी मिले, हाथी ही बने तभी ठीक है, वरना अगर कोई और जानवर बनने लग गया तो सोचो कितना खतरा हो जाएगा, कितना मामला फंस जाएगा, है ना। सोच पा रहे हो आप कि ये मामला कितना भयानक हो जाएगा। शादियां होती है, बच्चे होते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान होगा। शादियां हो रही है, गारंटी नहीं है कि जो बच्चा होगा वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोचो, मतलब फिर मानव सभ्यता का क्या होगा, फिर कैसे हम बचाएंगे उसको, कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो डरावना है ना, डर लगा डर कि कैसा खतरनाक होगा, कि क्या हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है। इसलिए ये जो परिपाठी है ये सही है, हाथी और हाथी हाथी ही बनाए तो ठीक है, घोड़ा 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 ही बनाए, इंसान 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 ही बनाए, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये बाहर चला गया, उस एरिया से बाहर चला गया, तो मामला बुरी तरीके से फंस जाएगा और भयंकर फंस जाएगा। इसके परिणाम भयंकर घातक होंगे, विनाशकारी होंगे। तो ये जो डिमांड है ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड डिमांड है और हम इसको पूरा करेंगे। अब हम थोड़ा सा इस चीज को बदल देते हैं कि भैया खाली, पहले तो हमारा ये ठीक था कि एक समुच्चय और एक संक्रिया, फिर हमें लगा नहीं खाली संक्रिया काफी नहीं है, दुनिया को बनाए रखने के लिए खाली संक्रिया काफी नहीं है, दुनिया को बनाए रखने के लिए द्विआधारी संक्रिया का होना जरूरी है। आधारी संक्रिया नहीं, द्विआधारी संक्रिया का, द्विचर संक्रिया का होना जरूरी है। तो हमने शर्तों में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, और अब से आज से हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। आज से हमारी डिमांड ये होगी कि डिमांड बदल गई है और जरूरी भी है। देखो मानव सभ्यता को बचाने के लिए ये डिमांड बिल्कुल वैलिड है। अब एक हम एरिक्त समुच्चय लेंगे,
एक अरिक्त समुच्चय लेंगे और एक संक्रिया, नॉर्मल नहीं, ऐसी वैसी नहीं कि कोई भी चल जाएगी, नहीं, द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया। संक्रिया नॉर्मल वाली नहीं, नॉर्मल वाली के परिणाम मैं बता चुका आपको कि नॉर्मल वाली से कितना खतरा हो सकता है। तो एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय क्यों ये बता चुका, बिना अरिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय लोगे तो करोगे क्या, तो अरिक्त समुच्चय होना जरूरी है, प्लस संक्रिया भी कोई एरी गेरी नहीं, संक्रिया भी वो जो द्विआधारी संक्रिया हो, ये दोनों हो, इसी का नाम होता है ग्रुपोइड। जब आपके पास एक अरिक्त समुच्चय हो साथ में एक द्विआधारी संक्रिया हो, ये दोनों मिला के कहलाते हैं ग्रुपोइड। ग्रुपोइड, ग्रुप नहीं कहलाते, ये ग्रुप नहीं है अभी, ग्रुपोइड है, हिंदी में ग्रुपांक। देख लेना भाई, हिंदी नाम से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी वाले भी जो ग्रुप होता है ग्रुप को ऐसे लिखते हैं ग्रुप, तो फिर इंग्लिश में लिख दो, क्या बुराई है, फिर सिर्फ, है ना, सिर्फ लिपि चेंज करने का क्या फायदा है, फिर शायद जो ग्रुप है उसको हिंदी में ग्रुप लिख रहे हो, तो इससे अच्छा फिर लिपि चेंज करने का क्या जरूरत है, फिर इंग्लिश में पढ़ा रहने दो ग्रुप, है ना, वो जबरदस्ती फिर खाना पूर्ति करने का, रिंग को रे ई की मात्रा गे लिख रहे हैं, फिर रिंग लिखने की क्या जरूरत है यार, इंग्लिश में लिख दो, वो जैसे पढ़ा है उसको वैसे ही लिख दो, वो ज्यादा बेटर नहीं है क्या। तो बस वही है, यहाँ पे हिंदी का भी थोड़ा सा मजाक होगा क्योंकि एक्चुअली वो ग्रुपोइड ही है, अब उसको हिंदी में क्या करेंगे, बिना मतलब में कोई झूठा होता था नाम देंगे, तो आप किताब में देख के कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, तो ये है ग्रुपोइड। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि ग्रुपोइड का जो सार है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्यों हम ग्रुपोइड बनाते हैं, ग्रुप नहीं बनाया अभी, अभी ग्रुप नहीं बनाया, ग्रुप तो अभी बहुत दूर है, ग्रुप से पहले हमें संक्रिया समझनी होगी। अब पहले हमें यह समझना होगा कि कौन कौन ग्रुपोइड है कौन नहीं है, पहले ग्रुपोइड को समझेंगे, पहले ग्रुपोइड चेक करना सीखेंगे, फिर साचर्यता पे आएंगे, फिर तत्समक पे आएंगे, फिर प्रतिलोम पे आएंगे। एक बार ये थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि ये टिकने वाले चीज है। अगर आपको यही नहीं समझ में आया कि क्यों एक एरिक समुच्चय क्यों चाहिए, एक द्विआधारी संक्रिया क्यों चाहिए, अगर ये बातें कहानियां नहीं समझ में आएगी तो आगे जाके भी सब कुछ बेकार होना है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम जो फाउंडेशन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए, जब नींव भर रही हो उस समय थोड़ा सा स्लो हो जाए तो ज्यादा ठीक है, बस वही कर रहे हैं, नींव भरते टाइम थोड़ा धीमा है ताकि नींव बढ़िया भरी जाए, है ना, फिर उसके बाद कमाल ही कमाल है। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सार है वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो शाम को 4:30 बजे लेक्चर होगा उसकी बात करेंगे। देखिए जो भी अभी नए बच्चे आए हैं वो टेंशन ना करो, धीरे धीरे आप तो लाइव क्लासेस लीजिए, लाइव क्लासेस भगवान की दया से 3-3 चलेगी, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। एक बार तो आप सिर्फ लाइव क्लास में आइए, धीरे धीरे यहाँ से सब चीजें मैं आपको समझाता जाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। पहले लोड मत लीजिए, एक दिन में या 2 दिन में कोर्स पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, जल्दबाजी ना करिए। अभी तो आप पहले ये कोशिश करिए कि आप प्रॉपरली लाइव क्लास ले पाए, ये बड़ी बात है। लाइव ना ले पाए तो आप डेली रिकॉर्डेड क्लास डेली, आज 6 तारीख की 6 तारीख को, 7 तारीख की 7 तारीख को आप खत्म कर पाए, ये अपने आप में बड़ी विजय होगी, है ना। आपको ये नहीं ढूंढना कि एक्स्ट्रा कितना पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा छोड़ो, अगर आप प्रॉपर जो लाइव क्लासेस हैं डेली की वो आप प्रॉपरली ले पाते हैं और उसमें जो पढ़ाया है उसको वापस से पढ़ पाते हैं, बस इतना भी पर्याप्त है। फिलहाल शुरुआत में इतना ही पर्याप्त है, यही करने करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, देखना आप, ये चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ ये करने में ही आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे आप 3 लाइव क्लासेस है, आप प्रॉपरली 3 लाइव क्लास ले पाए, लाइव ना ले पाए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड, लेकिन वो भी नहीं कि 10 दिन की रिकॉर्डेड साथ में देख रहे हो, वो नहीं हो, बस डेली जितनी भी लाइव क्लासेस है लाइव लो, बहुत अच्छी बात है। ना ले पाओ रिकॉर्डेड ले लो, अच्छी बात है, लेकिन लेने के बाद उनको दोबारा से पढ़ना, समझना कि क्या बताया था क्या नहीं बताया था, यही क्यों बताया था, उस पर थोड़ा सा मंथन करना, ये बस आपको करना है। इतना आप पर कर लेते हो तो पर्याप्त है, एक्स्ट्रा अभी आपको कुछ नहीं करना। अभी पहले आप नियमितता पे आओ, वो सबसे बड़ी समस्या है, वो अगर बन गई तो फिर तो हम कमाल ही कमाल करेंगे। पढ़ने का कंटेंट पड़ा है, चिंता ना करो, सारा पड़ा है, अभी जरूरत नहीं है उसकी, अभी तो सिर्फ नियमितता की जरूरत है कि आप नियमितता पे आए, है ना। तो जो चीजें आपको मैं कोई बच्चा आता ना, वो कहता, क्या पढ़ूं, मैंने कहा तू पढ़ना छोड़, तू मुझे तो सिर्फ 4 घंटे कुर्सी पे बैठ के बता दे सिर्फ 4 घंटे एक बार कुर्सी पे बैठना सीख जा तू, पहले 1 महीना मुझे प्रूफ कर दे कि तू डेली 4 घंटे कुर्सी पर बैठ सकता है, बस उसके बाद फिर देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सही बात में यही शर्त है, पढ़ना पढ़ना होता रहेगा, लेकिन पहले आप ये प्रूफ करो कि आप नियमित हो, आपके पढ़ने में नियमितता है। अगर ये चीज आपके पास है तो भाई तुम सिलेक्शन के उत्तरदायी को, तुम्हारा सिलेक्शन आके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर प्लान काम करेगा। अगर आप 4 घंटे कुर्सी पे ही नहीं बैठ सकते, आप डेली कंटिन्यू पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर काहे की बातें करें, क्या कोर्स है क्या प्लान है क्या, और सब बेकार, है ना।
सोचो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाइयां देगा, टाइम पे दवाइयां लेनी होगी। अगर आप समय पे दवाइयां नहीं ले पाते हैं, समय पे दवाइयां नहीं ले पाते हैं, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर भी आपका कुछ नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर भी आपका कुछ नहीं कर सकता, अगर आप दवाइयां लेने में नियमित नहीं है तो। हाँ, ऑब्वियसली बात है, दवाइयों में हम नियमितता दिखा देते हैं, क्योंकि पेनफुल होती है बीमारियां पेनफुल होती है, इसलिए दवाइयां ले पाते हैं। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से फिर दोबारा क्लास में। नेक्स्ट क्लास 12 बजे है, 12 बजे फिर मिलते हैं। शाम को 4:30 बजे फिर क्लास रहेगी ग्रुप थ्योरी की, फिर दोबारा पढ़ेंगे। देखो, नोट्स, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। काय का नोट्स बनाओगे? सिर्फ वीडियो देखो, वीडियो को समझो, क्या कहना चाहते हैं वो पकड़ो, और कोई काम की चीज आपको लगे उतारने लायक है तो उतार लो। ये नहीं कि बस नोट्स बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। नोट्स बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, अधिकतर लोग जो पढ़ते हैं वो नोट्स बनाने के लिए पढ़ते हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे। आप सिलेक्शन के लिए पढ़ो, नोट्स बनाने के लिए मत पढ़ो। जितना काम का लगे, बहुत काम की चीज लगे, उतार लो। वरना फिर क्या होता है, आदमी सारा दिन नोट्स ही बना रहा होता है, बहुत सारे नोट्स बना रहा होता है, पढ़ेगा कब ये नहीं पता, बस नोट्स बना रहा है। वो चीज मत लाइएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे।